रूस के गहरे हिस्सों में एक हंगर गेम्स का उल्टा खेल चल रहा है। यह सिर्फ बचे लोगों की नहीं बल्कि अभिजात वर्ग की कहानी है, जिनमें से कई पुतिन के बचपन के दोस्त हैं। रूसी नेता से दूर जा रहे हैं ताकि जब पीछे छूटे व्यक्ति का अंत हो वे पास न हो। क्लासिक हंगर गेम्स की तरह अभिजात्य लोग अब एक दूसरे के साथ साथ पुतिन के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। रूस को चलाने वाली हर चीज पीठ में छुरा घोंपने, राजनीतिक चालबाजी और खुले तौर पर पलायन की गड़बड़ी में बिखर रही है। हम रूस का पतन प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन ये सब युद्ध क्षेत्र से दूर है। रूस में अभी जो हो रहा है वह स्पष्ट पलायन नहीं है। आप ऐसा नहीं देखेंगे कि पुतिन के करीबी लोग निजी विमानों में बैठकर उसे सचमुच छोड़कर जा रहे हों, और ना ही आप उन करीबी लोगों से उनके सीधे इरादों के बारे में ज्यादा सुनेंगे कि वे उसे धोखा देने वाले हैं। रूस में ऐसा नहीं होता। इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा परछाइयों में हो रहा है, लेकिन यह भूल मत कीजिए अभिजात वर्ग मौका रहते बाहर निकल रहा है। सिर्फ इतना है कि वे शारीरिक रूप से नहीं जा रहे हैं, इसके बजाय एक चीज का पलायन हो रहा है जो अंदरूनी लोग, ओलिगार्क और खुद पुतिन के पास है, जिसे वे किसी भी चीज से ज्यादा महत्व देते हैं, पैसा। जब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण हर दिन $827 मिलियन खर्च कर रहा है, पुतिन के रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन के प्रति उनका जुनून उनके पूरे अस्तित्व पर हावी हो गया है। पुतिन को सत्ता में रखने वाले लोग अब चुपचाप दूर हो रहे हैं। ये हंगर गेम्स का उल्टा है। पुतिन अकेले गिरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे जबकि बाकी लोग बच जाएंगे। पुतिन सरकार का समय खत्म हो रहा है क्योंकि रूस को आक्रमण जारी रखने के लिए पहले से कहीं ज्यादा पैसे चाहिए। अंदरूनी और अभिजात वर्ग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन उनके पैसे पर कब्जा न करे। ब्लूमबर्ग की 16 जुलाई की रिपोर्ट में पलायन का पैमाना बताया गया, जिसमें कहा गया कि रूस के कुछ सबसे अमीर लोग, जो ज्यादातर पुतिन से नजदीकी की वजह से उस हैसियत तक पहुंचे हैं, वे अरबों डॉलर विदेश भेज रहे हैं ताकि पुतिन उन्हें न ले सके। वे अभिजात्य वर्ग पुतिन के करीब रहने के नुकसान से बचना चाहते हैं, भले ही कोई नेता अपने मकसद के लिए चंदा मांगने आ जाए या कोई तानाशाह राष्ट्रपति जो उसे न सौंपी गई संपत्तियां जब्त कर लेता है। यह विचार बहुत सीधा है। अगर पैसा देश में नहीं है तो पुतिन उसे लेने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दसियों अरब डॉलर बाहर गए हैं क्योंकि 6 अमीर रूसी और रूसी अभिजात वर्ग से जुड़े अन्य लोगों ने भी यही दावा किया है। रूस के कई सबसे अमीर लोग अपने निवेश पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव कर रहे हैं। कई लोग पैसा क्रिप्टो करेंसी व सोने में लगा रहे हैं। दूसरे लोग विदेशी निवेश फंडों और संपत्ति में पैसा लगा रहे हैं। खास तौर पर खाड़ी क्षेत्र। पुतिन से संपत्ति दूर रखने वालों के लिए खाड़ी क्षेत्र सुरक्षित ठिकाना बन रहा है। रूस के नेता के लिए ये बातें हैरान करने वाली नहीं है। ये स्थिति उन्होंने खुद बनाई है। पुतिन का मानना था कि क्योंकि वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज के रूस के कई मौजूदा ओलिगार्क्स को वो बनाया है जो वे आज हैं, उन्हें बेहिसाब दौलत देने के बदले में इस शर्त पर कि वे व्यवस्था को हिलाएंगे नहीं, कि वे जरूरत के वक्त उसके वफादार रहेंगे। ये एक गलत आकलन था। जब आप ऐसे लोगों को खरीदते हैं जिन्हें सिर्फ पैसे की चिंता होती है, वे लोग पैसा वापस नहीं करेंगे जब आप मांगेंगे। पुतिन कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दान का जिक्र किया था। मार्च के अंत में द गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि पुतिन रूस के अभिजात वर्ग से सक्रिय रूप से पैसे मांग रहे थे ताकि वह अपने पागलपन भरे युद्ध के लिए फंड जुटा सके। वही अभिजात वर्ग रोज के खर्च देख सकते हैं और जानते हैं कि रूस का रक्षा बजट 160 अरब डॉलर से ऊपर है और बढ़ता रहेगा। ज्यादातर ने दान देने की अपील अनदेखी की। पुतिन ने अपने करीबियों में भी अविश्वास फैला दिया है। 2024 से क्रेमलिन समर्थित अधिकारियों ने नियमित रूप से संपत्तियां जब्त कर रहे हैं। रूस के कुछ सबसे अमीर लोगों को निशाना बना रहे हैं। खासकर उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्होंने रूस के बाहर की दुनिया से किसी न किसी रूप में संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन ये जब्तियां पुतिन की मदद सिर्फ एक हद तक ही कर सकती थीं। यूक्रेन युद्ध के लिए धन की जरूरत उन्हें रूस में किसी भी अमीर व्यक्ति पर ध्यान देने को मजबूर करती है, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। दोस्त भी यह देख रहे हैं और यही वजह है कि वे अपनी नकदी जितनी जल्दी हो सके निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पुतिन खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही इसमें अर्काडी और बोरिस रोटेनबर्ग जैसे करीबी दोस्तों को नुकसान पहुंचाना शामिल हो। ये दोनों पुतिन के पुराने दोस्त हैं। उन्होंने तो जूडो में पुतिन के स्पारिंग पार्टनर के तौर पर भी साथ दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर पुतिन की छवि को एक महान ताकतवर व्यक्ति के रूप में मजबूत करने में मदद की है जो रूस की रक्षा कर सकता है। लेकिन जब असली परीक्षा की घड़ी आती है, पुतिन अपने युद्ध को जारी रखने के लिए ऐसी वफादारियां भी छोड़ देते हैं। जुलाई 2026 की रिपोर्ट में कार्नेगी एंडोमेंट ने बताया कि रोतेनबर्ग्स के वफादारों की सफाई जारी है। ये रूस के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के वफादार उच्च पदस्थ लोगों की सफाई जैसा है। इस सफाई में वे भाई जिन्होंने पुतिन से अपने संबंधों के कारण अरबों कमाए हैं, मजबूर हैं
कि वे अपना ही नेटवर्क को बिखरते हुए देखें। कॉन्स्टेंटिन मार्कोव और अलेक्जेंडर नरोदको, दोनों जिनका सीधे रोटेनबर्ग से संबंध है और जिन्होंने उनकी ओर से कई परियोजनाओं का प्रबंधन या नेतृत्व किया है, पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुतिन अब उस अभिजात वर्ग को कमजोर करना चाहते हैं जिसे वह खतरा मानते हैं, इसलिए और गिरफ्तारियां होंगी। इन सब पर उनकी मंजूरी जरूरी है। रोटेनबर्ग भाइयों को पता है उनका बचपन का दोस्त जिसने उन्हें अमीर बनाया अब उन्हीं के पीछे पड़ा है, सिर्फ उनकी राजनीतिक ताकत की वजह से नहीं बल्कि इसलिए भी कि वे निजी कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क की देखरेख करते हैं। पुतिन उन कंपनियों की कमाई चाहते हैं। हमें नहीं पता कि रोटेनबर्ग्स उन अभिजातों में शामिल हैं या नहीं जो अभी रूस से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वे पागल होंगे। जहाँ तक रूस के बाकी अंदर के लोगों की बात है जो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, जब तक वे कर सकते हैं वे सभी वही कर रहे हैं, जो इस वीडियो में एक आम थीम बनने वाली है। ये समझना कि अगर ये पुतिन के करीबी रोटेनबर्ग्स के साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन पुतिन के लिए ये शुरुआत है। रूस से पैसा बाहर जाते ही पुतिन को अपने मंत्रियों, सैनिकों और अपने खूनी अतीत के कई भूतों में से एक से भी जूझना पड़ रहा है जो उसे डराने लौटा है। हमने पहले शोइगु का नाम लिया था। रक्षा मंत्री को पद से हटाना उसी मंत्रालय की छटनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे वे संभाल रहे थे। शोइगु बच गए हैं। अब वह रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख है, जो उनके पहले के पद से कम है। बाकियों की किस्मत अच्छी नहीं थी। शोइगु के कई पूर्व डिप्टी जैसे पावेल पापो, तिमूर इवानो और रुसलान सालिको समेत शोइगु के कई पूर्व डिप्टी भ्रष्टाचार से जुड़े अलग अलग आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं। ये वही सफाया है जैसा रोटेनबर्ग नेटवर्क में देखा गया। बस फर्क इतना है कि यह रूसी सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है। पुतिन अब अपने लिए असुविधाजनक मंत्रियों को निशाना बना रहे हैं। कुछ मंत्री पलटवार कर रहे हैं। डेनिस बुत्साएव रूस के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी थे। बर्खास्तगी के बाद आपराधिक मुकदमे से पहले वे अमेरिका भाग गए। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा मंत्री ने युद्ध शुरू होने के बाद रूस छोड़ने में सफलता पाई है। लगता है और लोग भी ऐसा करेंगे। राज्य ड्यूमा में पुतिन को कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेनादी जुगानोव जैसे मंत्रियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उन पर रूस को युद्ध में झोंकने का आरोप लगाते हैं, जिससे 1917 जैसी घटनाएं दोहराई जा सकती है। दूसरे शब्दों में पुतिन की व्यवस्था का पूर्ण पतन। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, अराजकता। और भी है। रूसी सैन्य रैंकों में विद्रोह की चेतावनी दी जा रही है। जून के अंत में एक रूसी पूर्व सैनिक जिसका नाम अलेक्जेंडर लूनिन था ने दावा किया कि रूसी कमांडरों द्वारा अपने सैनिकों के प्रति दिखाई गई क्रूरता एक विद्रोह की ओर ले जाएगी। लूनिन ने पुतिन से मिलने की मांग की और कहा कि गृह और रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। पुतिन के घेरे में कई गद्दार हैं। लूनिन को उनके बयानों पर गिरफ्तार कर लिया गया और क्रेमलिन ने उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताने के बाद वे गायब हो गए। ये विद्रोह के आह्वान पुतिन को वाग्नर विद्रोह की याद दिलाकर उन्हें डरा देते थे। आपको विद्रोह और उसके नेता येवगेनी प्रिगोजिन याद होंगे। पुतिन ने उससे निपट लिया, या कहे आधिकारिक तौर पर प्रिगोजिन को विमान दुर्घटना में हटाया गया जब उन्होंने वाग्नर अर्धसैनिक बल के विद्रोह का नेतृत्व करने की कोशिश की थी। अब पुतिन के लिए विद्रोह की संभावना सबसे अनचाही चीज है, लेकिन ये हो सकता है। लूनिन ने इसकी चेतावनी दी थी और पुतिन के अतीत का वह भूत भी फिर सिर उठा रहा है। येवगेनी प्रिगोजिन के बेटे पावेल अब अफ्रीका में वैगनर के भाड़े के लड़ाकों का एक छोटा दस्ता का नेतृत्व करते हैं। करीब 500 सैनिकों की ये टुकड़ी वैगनर के नए रूप में शामिल होने से इनकार करती है, जो अब रूसी राज्यतंत्र में समा चुकी है। इसके बजाय वे सीधे पुतिन का विरोध कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वे खुद का छोटा विद्रोही साम्राज्य चला रहे हैं। ये सब कुछ पुतिन के नियंत्रण से बाहर है। इस सब में नियंत्रण ही मुख्य बिंदु है। नियंत्रण ही एक ऐसी चीज है जिसकी पुतिन को रूस के अपने मॉडल और सत्ता पर अपने दावे को बरकरार रखने के लिए जरूरत है। पुतिन ने माफिया के गॉडफादर की तरह एक सिस्टम बनाया जो भ्रष्टाचार, झूठ और अपने समर्थकों को ताकत देने पर टिका है। अब वो सिस्टम टूटने लगा है। अंदरूनी लोग तेजी से पैसा रूस से बाहर निकाल रहे हैं। मंत्री या तो खुलकर बोल रहे हैं, रूस छोड़ रहे हैं, या गिरफ्तार हो रहे हैं। इनमें से आखिरी बात बस उस बढ़ती आग में घी डाल रही है जो क्रेमलिन को निगलने की धमकी देती है। विद्रोह की बातें हो रही है। एक पूर्व विद्रोही का बेटा खुलेआम पुतिन की अवहेलना कर रहा है। पुतिन दशकों से अपने पक्ष में सजी ताश के गड्डी के साथ खेल रहे हैं। अब उसके पास पत्ते नहीं है और इस उल्टे हंगर गेम्स में किस्मत उसके पक्ष में नहीं रहती। सबसे बड़ा सवाल है, ये क्यों हो रहा है? सीधा जवाब है कि यह पुतिन की असफल युद्ध का असर है जो अभिजात वर्ग और अंदरूनी लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन बात इससे भी गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी। समझाने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम सुर्खियों से आगे जाकर आपको पूरी कहानी बताते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो असल में क्या हो रहा है? एक तो रूस की अर्थव्यवस्था ढह रही है और यह उस व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है
जो अमीरों तक पैसा बहता रखकर उनकी वफादारी खरीदने पर टिकी है। रूस की अर्थव्यवस्था इस समय बिखरी हुई है। 2026 के पहले 6 महीने में बजट घाटा 75 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो सालाना तय लक्ष्य से 51% अधिक है। और रूस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास जो तरल संपत्तियां हैं वे घाटे को पूरा करने के करीब भी नहीं पहुंचती। तो रूस पैसे उधार लेता है, बहुत सारा पैसा। रूस के कर्ज की अगली किस्त जो लगभग 12 अरब डॉलर के करीब है, वीडियो प्रकाशित होते ही भुगतान देना होगा। क्रेमलिन भुगतान से इनकार नहीं कर सकता, वरना अति मुद्रास्फीति की समस्या पैदा होगी, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। रूस की अर्थव्यवस्था को फॉर्च्यून कर्ज पर टिकी मृग तृष्णा कहता है। बैंकिंग संकट उभरने वाला है क्योंकि रूस ने वर्षों तक सब्सिडी वाले ऋण दिए हैं और अब बैंकों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां उनके 10% कॉर्पोरेट ऋण वापस नहीं किए जा सकते, साथ ही उनके 15% रिटेल लोन भी नहीं लौटाए जा सकते। रूस की मुख्य वित्तीय संस्थाओं तक काफी पैसा वापस नहीं पहुंच रहा है। 2025 में 5 लाख से ज्यादा रूसी नागरिक दिवालिया हुए। मुद्रास्फीति लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है क्योंकि 2026 में उन्हें 2024 के मुकाबले बुनियादी खाद्य वस्तुओं पर 167% तक अधिक खर्च करना पड़ रहा है। यूक्रेन के रिफाइनरियों, शिपिंग और ईंधन ट्रकों पर हमलों से रूस में ईंधन संकट हुआ है। स्टैगफ्लेशन का खतरा, जिसमें विकास रुक जाता है और महंगाई आसमान छूती है, काफी ज्यादा है। ये हमें फिर से हाइपर इन्फ्लेशन की समस्याओं पर ले आता है। रूस इस आर्थिक संकट से जूझ रहा है जबकि उस पर भारी कर्ज चुकाने का बोझ है। पुतिन हालात नहीं सुधार रहे हैं। उन्होंने नए सैनिकों से कहा है कि अगर वे उसके युद्ध में जान देने के लिए भर्ती हो जाए तो रूस उनके लिए $1,40,000 तक का कर्ज माफ करेगा। ये बहुत पैसा है जो पहले से ही संघर्षरत बैंकों तक वापस नहीं पहुंच रहा। जब पैसा खत्म होगा और क्रेमलिन वादे नहीं निभा पाएगा तब क्या होगा? सैनिकों को दिए जाने वाले हैरान कर देने वाले वेतन और बोनस का क्या होगा? रूस इसका जवाब और रूबल छापकर दे सकता है, लेकिन यही तो हाइपर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रूस की अन्य योजनाएं पहले ही असफल हो चुकी हैं। क्रेमलिन ने बॉन्ड बेचने की कोशिश की, लेकिन उस योजना से रूस द्वारा निर्धारित लक्ष्य का केवल 10% ही जुटाया जा सका और अधिक ऋण लेने की कोशिश भी काम नहीं आ रही है। रूस को उधार देने वाले लोग अपने जोखिम के अनुसार ब्याज चाहते हैं, लेकिन क्रेमलिन उन्हें चुका नहीं सकता। दूसरा विकल्प है कि पुतिन बड़े पैमाने पर वही करे जो अब तक सीमित रूप में कर रहे थे, अमीरों से लेकर क्रेमलिन को देना। याद कीजिए वो थीम जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। अभिजात्य वर्ग और अंदरूनी लोग अपने आसपास के लोगों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर मौका रहते निकल रहे हैं। ये थीम यहाँ और भी जोरदार लौटती है। रूस के सबसे अमीर लोग बेवकूफ नहीं, वे देख सकते हैं कि पुतिन ने अपने आक्रमण का खर्च उठाने के लिए कैसा भयानक दुस्वप्न खड़ा किया है और वे जानते हैं कि क्रेमलिन जो भी कोशिश करेगा उससे कोई मदद नहीं मिलेगी। आखिरकार पैसा उन्हीं अंदरूनी लोगों के पास है। यूक्रेन युद्ध जारी रहा तो पुतिन उनसे मदद मांगेंगे। अभी पैसे बाहर निकालो तो उसके पास चुराने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रूस की गंभीर आर्थिक स्थिति उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से हम पैसे का पलायन देख रहे हैं और बाकी सारी असंतुष्टि भी देख रहे हैं जिनके बारे में हमने बताया है। लेकिन एक और वजह है, पुतिन के करीबी लोग मुख्य रूप से व्यवसायी है। कई लोग निजी उद्यम चला रहे हैं जो इसलिए सफल है क्योंकि क्रेमलिन उन्हें फायदेमंद ठेके देता है। रोटनबर्ग्स ने इसी तरह अरबों की संपत्ति बनाई। पुतिन के करीब रहना फायदेमंद है जब तानाशाह असफल युद्ध जारी रखने पर अड़ा न हो। अब वे व्यवसायी जो पुतिन की भ्रष्टाचार से लाभान्वित हुए देख रहे हैं कि रूस अपने निजी क्षेत्र पर इतना टैक्स लगा रहा है कि वह तबाह हो रहा है और कई मामलों में रूस ने उन कंपनियों को जब्त कर राज्य को सौंपा जिन्होंने अंदरूनी लोगों को अमीर बनाया था, जिससे वह खुद ही नुकसान कर रहा है। रूसी व्यवसायों के लिए माहौल, मान लीजिए इस समय स्थिति पेचीदा है। नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को टाइम्स ने बताया कि जनवरी से सितंबर में कॉर्पोरेट घाटा 25% बढ़कर 83 अरब डॉलर से अधिक हो गया। इस अवधि के दौरान रूस की लगभग 18,400 कंपनियों ने घाटा दर्ज किया, जो 2024 में दर्ज किए गए घाटे से 11% अधिक है। जेम्सटाउन फाउंडेशन जोड़ता है कि 2025 में रूस की लगभग 30% कंपनियां घाटे में चली गई। साल के अंत तक करीब 100 अरब डॉलर का घाटा हुआ। अब जुलाई 2026 की ओर बढ़ते हैं। मेट्सो के अनुसार रूस में व्यापारिक गतिविधि इतनी गिर गई है कि ये वसंत 2022 के स्तर पर आ गई है, जो आपको याद होगा वही समय है जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा के अनुसार रूस में व्यापारिक गतिविधि वसंत 2022 के स्तर पर आ गई है। रूसी केंद्रीय बैंक द्वारा जून में गणना किया गया व्यापार माहौल सूचकांक मई के 0.9 से गिरकर -3.6 अंक पर आ गया। इस पैमाने पर शून्य वृद्धि और संकुचन को अलग करता है। अब व्यापार में सुधार की उम्मीद नहीं है। रूस में अभी अभिजात वर्ग के लिए व्यापार करना अच्छा समय नहीं है। अब ज्यादा कमाई की संभावना कम हो रही है। इसमें वो कैनिबलाइजेशन भी जोड़ ले जिसका हमने जिक्र किया था। हम पहले ही संपत्ति जब्ती का जिक्र कर चुके हैं।
इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमने 19 जून को देखा, जब क्रेमलिन ने JSC एल्मा, जो रूस की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी, का प्रबंधन राज्य संचालित नेफ्टखिम रेमस्ट्रॉय को सौंप दिया। यानी करीब 1.05 मिलियन वर्ग मीटर जमीन चली गई, राज्य को सौंपा गया ताकि क्रेमलिन इससे मुनाफा कमा सके। ये कई उदाहरणों में से एक है। जुलाई 2025 तक रूस ने निजी कंपनियों से 50 अरब डॉलर से ज्यादा संपत्ति जब्त की थी। कई संपत्तियां पश्चिमी कंपनियों की थी जो हमले के बाद रूस छोड़ गई। युद्ध की शुरुआत से 800 से अधिक कंपनियां राज्य स्वामित्व में ली गई हैं। यह निजी कंपनियों का दोहन है ताकि उस युद्ध के लिए पैसा मिले जिसमें पुतिन के करीबी खुद नहीं शामिल होना चाहते। और एक बार फिर हम उसी विषय पर लौट आते हैं। रूस में जो भी कोई निजी व्यवसाय का मालिक है, अब वह खुद से यही सवाल करेगा कि उसकी बारी कब आएगी। पुतिन ने ये सब बनाया है। बहुत ज्यादा झूठ बोलना, धोखा देना और अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपना उसे इस रास्ते पर ले आया है। अपनी अक्षमता और स्थिर रूस पर असर को न देख पाने के कारण पुतिन ही रिवर्स हंगर गेम्स में पीछे छूट रहे हैं। उनके अंदरूनी लोग, उच्च अधिकारी और करीबी देख रहे हैं कि वे सुरक्षित नहीं है, चाहे वे पुतिन के कितने भी करीब हों। अगर कुछ है भी तो पास होना ही मुसीबत है। शोइगु और रोटेनबर्ग्स इसकी गवाही दे सकते हैं। जब पुतिन को कुछ चाहिए होता है तो वो उसे पाने की कोशिश करते हैं, चाहे जबरदस्ती से हो या बलपूर्वक। अब जब वो डर में जी रहे हैं, अपना ज्यादातर समय बंकरों में बिता रहे हैं और अपने जीवन में छा चुकी सनक के हवाले खुद को कर रहे हैं, पुतिन ने अपना नियंत्रण खो दिया है। जिन अभिजात तबकों को पुतिन समझते थे कि वो उनके नियंत्रण में है, वे अब उनकी पकड़ से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जबकि वे पुतिन के बाद की जिंदगी की योजना बना रहे हैं, बल्कि वे पुतिन के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने के बजाय रूस के नेता अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। और जब उस अंत तक पहुंचेंगे तो वह एक खाई में गिर पड़ेंगे और कोई भी उन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं होगा। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितना समय खुद। आखिरकार सर्वशक्तिमान तानाशाह अपनी खुद की बर्बादी का निर्माता होता है। फिर भी जब तक पुतिन सत्ता में बने रहते हैं, रूस गिरावट के रास्ते पर चलता रहेगा। और हमारा मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं है। यूक्रेन में 1.4 मिलियन से ज्यादा हताहतों के चलते रूस गंभीर जनसांख्यिकीय संकट की ओर बढ़ रहा है, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर होगा। चीन अपनी होठ चाट रहा है। रूसी सुदूर पूर्व असुरक्षित होने वाला है। हम शायद रूसी राज्य का पतन होते देख रहे हैं और आप हमारे वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप मिलिट्री शो और हमारा विश्लेषण देख सके। देखने के लिए धन्यवाद।